जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मातृका का नमस्कार जोहार। इस कार्यक्रम के अलग अलग क्रमों में हम अलग अलग जानकारियां लेकर आते हैं। एक क्रम होता है मेरी बारी, जिसमें हम हमारे बिलासपुर शहर के ऐसे युवाओं से आपको रूबरू कराते हैं जो कुछ अलग, कुछ खास किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आज एक ऐसी युवा साथी के बारे में हम बात करेंगे, हम जानेंगे जो एक पुरानी कला को आगे लेकर आ रही हैं और ना सिर्फ उससे उनको आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि इसके साथ साथ वो बिलासपुर के लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। इनका नाम है श्रुति मुखर्जी। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम यहीं से कहना चाहते हैं, जिस कला की हम बात कर रहे हैं, पुरानी कला की बात कर रहे हैं, वो कला आखिर है क्या? पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूंगी। ये एक बहुत ही पुरानी, प्यारी और हर घर में होने वाली कला है, जिसको हम जनरली क्रोशिया के नाम से जानते हैं। तो ये कला हम जनरली घर घर में देखे तो हमारी आज के जमाने में तो हमारी नानी, दादियाँ, कई घरों में मम्मी भी करती आई हैं। थोड़ा सा गायब है पर दिल में अभी भी जिंदा है। हमारे जो युवा साथी हैं जो क्रोशिया का मतलब नहीं जानते हैं, उनको प्लीज बताइए कि आखिर ये क्रोशिया क्या है, और अपने आसपास, जैसा आपने कहा कि अपनी दादी, नानी या किन्हीं की मम्मी ये काम करती होंगी, तो कैसी कैसी चीजें वो अपने घर में देखते होंगे क्रोशिया के प्रोडक्ट के रूप में? इसे जनरली क्रोशिया या क्रोशे के नाम से हम जानते हैं। तो क्रोशे ये एक वीविंग आर्ट फॉर्म है और जिस चीज से बनाते हैं उसे हम हुक कहते हैं और हुक के थ्रू हम बना रहे हैं। और इसमें हम काफी सारी चीजें से घर में पहले प्लेस मैट्स होते थे, कवर्स होते थे, बेड कवर्स हो गए, ब्लैंकेट, स्वेटर, ऐसे काफी सारी चीजें जो घर घर में अभी भी होंगी, जिसे आज हम देखें तो हमें याद आएगा कि ये हमारे दिल के बहुत करीबी रहने वाली चीजों में से एक रहा है। तो कोशिश चल रही है कि इस करीबी चीज को हम वापस हमारी जनरेशन में उतने ही करीब तरीके से रख सके और आगे बढ़ा सके। हम जनरली पूजा की थालियों को जिस चीज से ढकते हैं, हाँ, वो भी क्रोशिया से ही बने होता है, थाल ढकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम थालपोश और फल ढकने के भी काम आता है, ऐसे काफी छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन थाल पोश के माध्यम से, और जैसा आपने कहा प्लेस मैट्स हैं, तो इनके माध्यम से हमारे श्रोता साथी वो इमेज अपने दिमाग में उन्होंने बना ली होगी कि आखिर क्रोशिया क्या है और किस तरीके से उसका काम होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि दादी नानी के समय से वो काम हो रहा है और दादी नानी क्या करती थी जी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गए, या फिर लोगों को ये हम करते हुए नहीं देखते हैं। हाँ, और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप क्रोशिया का काम करती हैं, तो ये जो पुराना आर्ट फॉर्म है, ये आपके जहन में कैसे आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मैंने बहुत रैंडम स्टार्ट किया इसका कि कोविड के टाइम जब सब घर में थे, सब घर में बंद थे, कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ नया आर्ट फॉर्म पिक करने की कोशिश करते हैं कि घर में जो टाइम है उसे यूटिलाइज करें। ऐसी अलग अलग आर्ट फॉर्म सर्च करते करते मुझे क्रोशिया मिला। तब मुझे धीरे से देखा, समझा कि अच्छा ये आर्ट फॉर्म कैसे होता है। तो मैंने भी नोटिस किया कि मेरे घर में क्या क्या चीजें क्रोशिया से बनी हुई है। तो वो जो इंक्यूजिटिवनेस था कि हाँ मुझे जानना है कि ये कैसे होता है, करते करते मैंने ट्रायल शुरू किया। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का ट्राई किया। अब स्टार्टिंग में तो कोई चीज अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो वो समझ में नहीं आ सकती, तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही देखते देखते मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। बहुत समय तक मैंने खुद में प्रोडक्ट्स ट्राई करना, सीखना, समझना, फिनिशिंग पर वर्क किया। ऐसे करते करते वो मेरी एवरीडे हैबिट बन गई कि मैं बैठ के क्रोशिया करूं। वो एक रिलैक्सेशन के जैसे बनने लग गया, एक हॉबी की तरह बन गया और फिर धीरे से वो आ गया बिजनेस। जैसे आपने कहा कि आपने क्रोशिया सीखना शुरू किया, हाँ, और इनिशियली आप घर में ही बैठ के यूट्यूब से इन सारी चीजों को बनाने की कोशिश कर रही थी, तो क्या आपने क्रोशिया की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है, या फिर बस काम करते करते आप सीखते गए और आपने अपने डिजाइन बनाए? मैं चाहती तो थी कि मुझे कोई मिले गाइडेंस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। और कोविड में किसी तक पहुंच पाना, अगर कोई करता भी है मेरे आसपास, उस तक पहुंच पाना भी मुश्किल था। तो मैंने सीखना खुद से ही शुरू किया और फिर वो करते करते मुझे समझ में आने लगा कि कैसे करना है। तो यूट्यूब भी मेरा टीचर हो गया। अच्छा, तो जहां पर आज के समय में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से अपना काफी सारा समय गंवा देते हैं, वहीं आपने यूट्यूब के माध्यम से उसको यूटिलाइज किया एक तरीके से। और बिल्कुल। जो कहा जाता है कि आज का जो डिजिटल युग है
वो कहीं ना कहीं वरदान है, तो वो आपके लिए वरदान साबित हुआ। हाँ, मैंने पॉजिटिव वाली साइड को ग्रैब कर लिया। वाह। तो जैसे आपने ये शुरुआत की, कितने साल हो गए आपको ये क्रोशिया का काम करते हुए? अब मुझे 3 साल से बिजनेस कंप्लीट हो गया और बाकी मैं 6-8 महीने जब मैं खुद से ही ट्रायल एरर कर रही थी ये करते हुए। तो जिस समय आपने शुरुआत की और अभी आप इसको एज अ बिजनेस कर रही हैं, तो पहले के जो आपके काम थे और अभी के काम में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? पहली बात तो फिनिशिंग, बेसिक अगर आप आर्ट देखें तो, और दूसरी बात है थॉट, कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो तब आप पहले सिर्फ सीखने पर ध्यान देते हैं, बट जब आपको कुछ बनने लगता है तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं सिर्फ एक स्टूडेंट थी, अब मैं स्टूडेंट से एक आर्टिस्ट बनती जा रही हूँ इसमें। तो इस आर्टिस्ट ने क्या-क्या चीजें एज एन आर्ट क्रिएट किया है? तो क्रोशिया को जनरली, जैसे अभी हम बात करते आए हैं कि बहुत ही घर के प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं, पर मैं चाहती थी कि अगर वो घर के भी प्रोडक्ट्स है तो कुछ नए हो। तो मेरा पर्सनल और कुरुश का जो स्टार प्रोडक्ट है वो है फ्लावर्स। तो हम क्रोशे के फ्लावर्स बनाते हैं जिनको हम फॉरएवर फ्लावर्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स जैसे गार्डन में जो हम फ्लावर्स है अगर हम उसको वास में भी रखें तो भी वो 1 दिन या 2 दिन में मुरझा जाएगा, पर क्रोशिया के जो फ्लावर्स है वो हमेशा आप उनको रखिए, उनको मेंटेनेंस कम जरूरत होती है, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, वो हमेशा आपके पास रहते हैं। तो अगर वो होम डेकोर ही हो तो होम डेकोर को ही हमने क्रोशिया में एक नए तरीके से लेके आए। तो ऐसे फ्लावर्स है, वेरेबल एप्रल्स तो है ही हमारे पास, और गिफ्टिंग के लिए काफी प्रोडक्ट्स होते हैं, बैग्स होते हैं। ऐसे क्रोशिया एक्चुअली एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें हम क्रिएटिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें क्रिएटिविटी हर किसी का पैरामीटर अलग होता है एज एन आर्टिस्ट, बट इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि हम इसमें क्या बना सकते हैं क्या नहीं। हर चीज में भी हम क्रोशिया से बना सकते हैं। तो अभी आपके पास लगभग कितने प्रोडक्ट्स होंगे? प्रोडक्ट्स की वैरायटी क्या होंगे आपके हमारे पास लगभग अभी 50 to 60 प्रोडक्ट होंगे जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स एक हमारा बहुत ही मेन फोकस रहता है, और उसके अलावा यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब चाहे वो किचन में यूज होने वाली चीजें हो या वो बैग्स हो, और ऐसे काफी छोटी छोटी चीजें भी है। जैसा हमने अपने श्रोताओं को ये बताया कि आपने वो काम अपने आप से शुरू किया और जी। अभी आप लोगों को रोजगार दिलाने की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। तो पहले तो मैंने जब शुरू किया तब मैं अकेले ही एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैंने अपने कॉलेज टाइम किया। तो एज अ पार्ट टाइम वो जॉब हो या बिजनेस हो, मैंने उसको उस तरीके से शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि जॉब हर कोई कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब दूं लोगों को, क्योंकि अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरे साथ मेरी फैमिली सिक्योर होती है। तो अगर मेरे थ्रू मैं कुछ और फैमिलीज को सिक्योर कर सकती हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं वो करूँ। एंड इस जर्नी में फिर मैंने धीरे धीरे एक इंसान से करते करते आज हम 5 का टीम है, और हमारे साथ 5 महिलाएं हैं जो काम करती हैं, और आज वो भी एक अच्छा इनकम करती है, वो भी खुश है, वो भी कुछ एक आर्ट फॉर्म क्रिएटिविटी में है, और उनके दिन में कुछ एक ऐसी चीज भी है जिसको करने में उन्हें खुशी मिलती है। तो अब सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और लोग भी खुश हैं। तो आपने ये जो सफर तय किया, इस सफर में आपको मुश्किलें क्या क्या आई? क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, तो जैसा होता है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लोगों का किसी नई चीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जो सफरिंग अभी भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि मेरा बिजनेस ऑनलाइन रहा है तो एक प्लस पॉइंट इसमें ये रहा है कि मैं ग्लोबली लोग को रीच आउट कर सकती हूँ, बट अगर पर्सनल लेवल पे कहिए तो अभी भी एक ये प्रॉब्लम है कि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लोकली उतना हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर पाता है, बट आगे इट इज अ बेटर प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज की लोगों का एक्सेप्टेंस अभी भी, कि आर्ट एक ऐसा चीज है कि लोगों को देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपका कोई पर्सनल इंसान करे तो वो एक अभी भी झिझक होती है कि आर्ट से घर कैसे चलेगा। अगर जैसा हो, लोग पसंद करे, देखे, समझे, उसकी वैल्यू करे, तो आर्ट भी एक वैसा ही रोजगार है जैसे कोई और एक रोजगार दे रहा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अभी भी लोग समझते नहीं है। अभी भी बिजनेस को उस तरीके से ग्रो करना एक चैलेंज होता है, और छोटी छोटी चीजें हैं कि छोटी जगह पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो हर चीज ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कराना, उसे मैन्युफैक्चर करना, फिर लोगों तक पहुंचाना, तो ये भी कुछ एक डिफिकल्टी वाली छोटी छोटी चीजें हैं। बट ठीक है, हर एक काम में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट उसी को ओवरकम करना हमारा काम है,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे ओवरकम करते रहें। वाह! तो जैसे आपने इन सारी मुश्किलों को पार किया और इन मुश्किलों को पार करने के बाद आज एक रोज़गार आपने बना लिया है। अब इस मोड़ पे आप आगे इसको किस तरीके से देखती हैं? इस क्रोशिया के काम को आप अभी 5 महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। ऐसे और किस तरीके का टीम आप इमेजिन करती हैं? ग्रोथ या आगे अगर कोई चीज़ समझ में आती है मुझे, तो वो है कि आज अगर मैं 5 हूँ तो कल 50 हो और परसों 5000। क्योंकि जब मेरे साथ लोग जुड़ेंगे मतलब हमारी गाड़ी कहीं की ओर जा रही है। तो बस शायद हम एक ट्रेन के सफ़र में हैं, धीरे-धीरे पैसेंजर हमारे आर्टिज़न्स जुड़ते जाएँगे, स्टेशन में लोग मिलते जाएँगे, हमसे खरीदते जाएँगे और बस ये जर्नी चलती रहे ऐसे। और आप एज़ अ लोको पायलट आप जिस तरीके से आपने ट्रेन को ड्राइव करते रहो। हाँ, आप ट्रेन को बस उस मोड़ पे ले जाते रहेंगे जहाँ पर आपको नई-नई चीज़ें देखने का और नए स्कोप्स मिलेंगे। तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब आखिर में हम आपसे एक संदेश चाहते हैं हमारे सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं के लिए। अभी के टाइम में हैंडवर्क एक ऐसा चीज़ है जिसमें वो बहुत ही वैल्यू एडेड काम है। बट लोग फास्ट फैशन में स्लो फैशन को वैल्यू देना बंद कर दिया है। तो एक तो पहला है कि आप स्लो फैशन को अपनाइए क्योंकि उसमें बहुत ही प्यार, थॉट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन हर चीज़ मिलके बनता है। तो वो स्लो फैशन जितना ही एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, उतना ही एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा होता है। तो मैं बस लोगों से होप करूँगी कि वो फास्ट फैशन ठीक है, बट स्लो फैशन को भूलें नहीं। भले हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसको भी साथ में लेके बढ़ते जाएँ और आर्ट की रिस्पेक्ट करें। तो बहुत सुंदर बातें आपने कही और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों के माध्यम से और हमारी इस बातचीत के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक ये सारी बातें ज़रूर पहुँचेगी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हम अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि कला किसी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उसको निखारती है और उसे और भी कलात्मक बनाती है जिससे हमारे काम करने की शक्ति, क्षमता और ज़्यादा विकसित होती है। तो जाते-जाते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि लगातार किसी न किसी कला से खुद को जोड़े रखिए और अपने आप को प्रगति की ओर अग्रसर रखें। आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, स्वीकारें, नमस्कार।